करना है, पावर बीआई का आप सेटअप कर लिए। सेटअप करने के बाद आप अपना एक लॉगिन आईडी क्रिएट कर लीजिए। लॉगिन आईडी क्रिएट कर करके पावर बीआई के अंदर लॉगिन कर जाइए। लॉगिन करने का बेनिफिट ये मिलेगा कि आप पावर बीआई के एडवांस फीचर्स को भी अवेल कर पाइएगा, लाइक पावर बीआई सर्विसेज। तो सभी लोगों का पावर बीआई पे लॉगिन हो गया है, इतना मान के चले। अब आगे के स्टेप में अगर हम बात करें तो पहला स्टेप में हमें क्या करना होता है, ईटीएल प्रोसेस। क्या करना होता है, ईटीएल प्रोसेस। ईटीएल को क्या बोलते हैं, ईटीएल में ई का मतलब होता है एक्सट्रैक्ट, टी का मतलब होता है ट्रांसफॉर्म और एल का मतलब होता है लोड। तो इसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं, ईटीएल। ये टेक्निकल वर्ड है, हमारा बनाया हुआ नहीं, पावर बीआई के अंदर। तो ईटीएल कहने का मतलब होता है एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड। तो ईटीएल प्रोसेस का यूज़ हम लोग करते हैं, किसी भी सोर्स से डेटा को एक्सट्रैक्ट करो, उसमें कोई भी चेंजेस करने हैं, लाइक क्लीनिंग करना है, प्रोसेसिंग करना है, मतलब ट्रांसफॉर्म करना है। ट्रांसफॉर्म मतलब उसके रूप में बदलाव, इसी को ना बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्म करना है और ट्रांसफॉर्म करने के बाद कहाँ लेके आना है, पावर बीआई में। लेकिन ये ईटीएल प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, क्या पावर बीआई? तो पावर क्वेरी, कौन, पावर क्वेरी। पावर बीआई का ही एक टूल है जिसका नाम क्या है, पावर क्वेरी। तो पावर क्वेरी का यूज़ हम लोग करते हैं ईटीएल प्रोसेस के लिए, एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड के लिए। तो कल हमने डेटा कहाँ से लोड करा था, एक्सट्रैक्ट किया था एक्सेल से, है ना। और पावर बीआई का एक इंटरेस्टिंग फीचर देखा था कि अगर वंस आपने कहीं से डेटा एक्सट्रैक्ट करा है, तो जिस सोर्स से आपने डेटा एक्सट्रैक्ट करा है, अगर उसी सोर्स में कोई लेटर ऑन चेंजेस होता है, तो वो चेंजेस अपने आप कहाँ आपका रिफ्लेक्ट कर जाएगा, पावर बीआई के अंदर। ये भी हमने देखा था। तो आज हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि डेटा हम लोग एक्सट्रैक्ट कर कहाँ से सकते हैं, वेब से। वेब से हमने ऑलरेडी करा है, एक्सेल से वो भी हमने करा है। आज हम लोग देखते हैं डेटाबेस से। सबसे ज़्यादा जो डेटा हम एक्सट्रैक्ट कर रहे होंगे रियल टाइम में, वो कहाँ से कर रहे होंगे, डेटाबेस से ही तो कर रहे होंगे। तो अभी हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग MySQL डेटाबेस, MySQL तो पढ़ा हुआ है आप लोग, तो MySQL डेटाबेस से कैसे हम डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं, सो देख लिया जाए। ठीक तो सबसे पहले यही देखते हैं हम लोग। इसके लिए कल ही वाला कि नया कोई बना लिया जाए, ब्लैंक। अगर रिसेंट की बात करें तो हमारे पास रिसेंट में एक है ना, यही है ना चलिए, तो कोर्स का एक टेबल है अपने पास। अब मुझे डेटाबेस से डेटा को गेट करना है। तो डेटाबेस के लिए पहले देख लेते हैं कि MySQL मेरे पे रनिंग है या नहीं। अगर रनिंग होगा तभी तो उधर से डेटा आप फेच कर पाइएगा। तो चेक करने के लिए सबको पता ना, services.msc को ओपन कर लेंगे और services.msc में कहाँ चलना होता है, MySQL पे। ऑलरेडी ये रनिंग है, आप लोग भी चेक कर लीजिएगा। अब इसके बाद हमें देख लेना है कि MySQL में कोई डेटाबेस है जिसके अंदर कुछ टेबल है बना हुआ और टेबल के अंदर कुछ रिकॉर्ड है। तो ये कंफर्म करने के लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, MySQL कमांड लाइन, और इसको हम लोग क्या कर लेंगे, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, और क्या कर लेंगे फिर, यस। क्या पासवर्ड रखे थे, शायद वही कॉमन पासवर्ड होगा। शो डेटाबेस, इसमें से याद है प्रिया तुम्हें कोई डेटाबेस ऐसा है कि जिसमें कुछ MyNewDB के अंदर कुछ होना चाहिए, है ना। यूज MyNewDB। अब देख लेते हैं शो टेबल्स। शो टेबल्स लिख करके देख लेते हैं कि क्या है इसके अंदर। कोर्सेज और स्टूडेंट है। स्टूडेंट में देख लेते हैं कि कितने रिकॉर्ड हैं अपने पास। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ए स्टूडेंट, बस
कोई बड़ा वाला टेबल है? हाँ हाँ, फेसबुक के अंदर देख लिया जाए, शो टेबल्स। अच्छा, इसमें तो कुछ है ही नहीं, शो डेटा। अच्छा कोई नहीं, अभी तो प्रोसेस ही देखना है ना। HSMS के अंदर तो होना चाहिए, हबनेट के अंदर, क्या बोलते हो? HSMS या हबनेट या शायद याहू के अंदर भी। हाँ, अच्छा गूगल में है, तो अभी क्या खोले थे हम? अच्छा फेसबुक खोल लेते, यूज़ गूगल, और इसमें क्या कर लिया जाए, शो। हाँ, यहाँ बहुत सारा मिल जाएगा, चल भैया। यहाँ हम लोग एम्प्लॉय का देख लेते हैं, एम्प्लॉय में होना चाहिए। चलो ज़्यादा नहीं, ठीक है, नो रिकॉर्ड है, इसी को लेकर के आते हैं। तो ऐसा कैसे करेंगे हम लोग, पावर वीआई में कैसे इसको पुल करके लाएंगे? इसके लिए गेट पे जाएंगे, कहाँ चलेंगे हम लोग, मोर ऑप्शन पे आएंगे। मोर ऑप्शन में कहाँ आएंगे, माई एसक्यूएल डेटाबेस पे आएंगे, कनेक्ट करेंगे। अब एक एरर थ्रो करेगा। अब ये जो एरर है कनेक्टर का एरर है, तो अब सीधी सी बात है कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में या हर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में डेटाबेस से कनेक्टिविटी करने के लिए एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है जिसको कनेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब जैसे पाइथन आप लोग सपोज पढ़े थे ना, इतना तो बोल सकता हूँ मैं। तो आपने जो पाइथन पढ़ा था और उसमें जो क्रड ऑपरेशन किया था डेटाबेस के साथ, तो पाइथन में हमें एक अलग से क्या करना पड़ा था, माई एसक्यूएल कनेक्टर करना पड़ा था, डाउनलोड इंस्टॉल। तो हर जगह पे करना पड़ता है कनेक्टर। तो पावर बीआई के लिए भी एक कनेक्टर हमें अलग से करना पड़ेगा, उसी कनेक्टर का एरर आ रहा है। तो इस एरर को हम लोग अब करते हैं रिजॉल्व। तो इस एरर को रिजॉल्व करने के लिए हम ओपन कर लेते हैं, और यहाँ हम क्या लिखेंगे, हमें ये चाहिए माइस्क्यूएल कनेक्टर नेट चाहिए, इस पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ करके आ रहा है, बहुत छोटा सा है, यहाँ से बस क्लिक करना है। अब ये यहाँ क्या करेंगे, लॉगिन करें या साइन अप करें? कुछ नहीं, क्या करेंगे यहाँ, नो थैंक्स, इसको चला दिया जाए। फिनिश कर देते हैं। चलो, तो जब कनेक्टर डाउनलोड हो गया तो अब ट्राई करें वापस। अब वापस चलते हैं हम लोग गेट पे, और कहाँ जाते हैं, मोर ऑप्शन पे, और मोर ऑप्शन पे जाएंगे, कहाँ जाएंगे, माई एसक्यूएल डेटाबेस। वापस कहाँ जाना है, माई एसक्यूएल डेटाबेस। मेरे में स्टिल गेटिंग सेम एरर। चलो, तो एक काम करते हैं, हम एक बार पावर बीआई को क्या कर लेते हैं, डॉट सेव रीस्टार्ट कर देते हैं, बाद में देखेंगे इस फाइल को। तुम लोग ने काम किया, यस, गेट
पे चलते हैं हम लोग वापस वही सेम मोर MySQL डेटाबेस लेना है। तो बस पेंडिंग था रिस्टार्ट, उसको कर दिए। अच्छा, सर्वर में क्या डालिएगा? तो देखिए सर्वर में दो बातें। अगर लगता है कि पावर भी है जिस सिस्टम पे है उसी सिस्टम पे आपका SQL सर्वर भी है, तो आप यहाँ लोकल होस्ट लिख दीजिए। या तो लोकल होस्ट लिख दीजिए, या हर डिवाइस का एक लोकल एड्रेस होता है, एक लोकल IP होता है, वो होता है, ये आप डाल दीजिए। लेकिन अगर इमेजिन कीजिए कि पावर BI आप यूज़ कर रहे हैं क्लाइंट मशीन पे और आपका SQL सर्वर एक दूसरे रिमोट सर्वर पे रखा हुआ है, तो उसका कुछ ना कुछ IP होगा, वो IP डालिएगा आप, है ना। तो आपको पता होना चाहिए। लेकिन अगर सेम मशीन पे कर रहे हैं तो फिर आपको यही डालना होगा 127.0.0.1। अब इसके बाद क्या देंगे? कोलोन। क्या देंगे? कोलोन। और कोलोन देने के बाद फिर क्या देंगे? पोर्ट नंबर। तो SQL के लिए पोर्ट नंबर कितना होता है, याद है आप लोग को? 3306 होता है। अगर आप भूल गए हैं तो देखने का तरीका पता होगा आप लोग को शायद। यहाँ आप स्टेटस लिख लीजिए, आप पता चल जाएगा कि कितने नंबर पोर्ट पे वर्क कर रहा है। पोर्ट नंबर कितना है? 3306। तो यहाँ क्या डालेंगे हम लोग? 3306। और उसके बाद डेटाबेस का नाम पूछ रहा है आपसे, तो डेटाबेस का नाम क्या डालिएगा? गूगल डालिएगा, यही था ना। और उसके बाद ओके पे क्लिक कीजिएगा। तो गूगल के अंदर जितने भी टेबल्स होंगे उसका पूरा लिस्ट आ जाएगा आपके पास। तो ये क्या कह रहा है? यूज़ माई करंट क्रेडेंशियल, यूज़ माई करंट क्रेडेंशियल, जिससे हम लॉग इन है। कनेक्ट पे क्लिक करेंगे। क्या है? रूट। और क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8, यही ना। डेटाबेस के साथ कौन कनेक्ट कर सकता है? We could not authenticate with the credential providers. Please try again. विंडोज़ क्रेडेंशियल हम अपना डाल दे रहे हैं। डेटाबेस नेम क्या है? रूट ना। और इसके लिए पासवर्ड क्या है? 8 तक। कनेक्ट करते हैं, विंडोज़ को साइड करते हैं। जितना भी इसके अंदर टेबल है पूरी लिस्ट आ गई अपने सामने। विंडोज़ पे हम लॉगिन नहीं किया, हालांकि उसका भी तरीका बता देते हैं आप लोग को। लगा कि अच्छा वो विंडोज़ ऑथेंटिकेशन बार बार फेलियर हो रहा था, तो विंडोज़ ऑथेंटिकेशन जो फेलियर हो रहा था उसका सॉल्यूशन ये है। अगर आप याद रखिएगा तो देख लीजिए। कंट्रोल पैनल में जाइए, यहाँ जाइएगा, क्रेडेंशियल मैनेजर कहीं होगा तो बताइएगा हमको। क्रेडेंशियल मैनेजर, फर्स्ट लाइन, ये ना। तो यहाँ पे विंडोज़ क्रेडेंशियल के लिए देखो, यहाँ क्या है? नो वेब पासवर्ड, नो। यहाँ विंडोज़ क्रेडेंशियल पे आ जाते हैं। यहाँ कोई क्रेडेंशियल है डाला हुआ? नहीं, नो विंडोज़ क्रेडेंशियल करके आ रहा है। यहाँ ऐड कर लीजिए तो फिर इशू आना ख़त्म हो जाएगा। तो नेटवर्क एड्रेस आपका क्या है? 127.0.0.1 ही न रहेगा। सॉरी। यूज़र नेम क्या रहेगा? और जो पासवर्ड है वो यहाँ पे डाल करके क्या कर दीजिए? सेव कर दीजिए। अब देखिए यहाँ विंडोज़ क्रेडेंशियल दिखाने लगा। अब वो जो एरर आ रहा था वो एरर भी सॉल्व हो जाएगा। फिलहाल हमारा काम ये हो गया। इसमें से हमें कहाँ किस टेबल का रिकॉर्ड चाहिए? तो एम्प्लॉय का चाहिए था। इवन जाकर के आप देख सकते हैं बारी बारी से कि किसमें क्या है, डिपार्टमेंट में कितना आपके पास है, डेमो में कितना आपके पास रिकॉर्ड है। लॉगिन में कितना है,
मेन में कितना है, P1 में? अच्छा बढ़िया तो है, P1 में ठीक ठाक रिकॉर्ड है अपना। क्या बोलते हो, एवन के एम्प्लॉय से ज़्यादा तो रिकॉर्ड अपने पास कहाँ मिल जा रहा है, P1 में मिल जा रहा है। तो हम P1 को ही इंपोर्ट करें क्या? चलो हम P1 को ही लेते हैं। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है मेरे पास, या तो लोड या ट्रांसफॉर्म। तो क्या करेंगे, ETL प्रोसेस में जाना है ना, तो हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे। ETL प्रोसेस में जाने के लिए ट्रांसफॉर्म किए तो आप देख भी रहे होंगे यहाँ पे पावर क्वेरी एडिटर ओपन हो गया आपका। चलिए आइए पावर क्वेरी एडिटर में अगर आ गए आप, उसके बाद क्या कर सकते हैं आप। अच्छा अभी यहाँ पे टोटल कितना रिकॉर्ड दिख रहा है हमारे पास, 21। टोटल कितना है, 21 रिकॉर्ड्स। अच्छा मेरे को 21 रिकॉर्ड नहीं चाहिए, कुछ कम ही चाहिए। अब देखिए इस बात को समझ लीजिएगा, ऊपर में ये जो हमें दिख रहा है टूल बार दिख रहा है, यहाँ पे हमें दिख रहा है इस पैन में कि क्या क्या सेटिंग हमने अभी तक अप्लाई किया है, क्या क्या चेंजेस हमने अप्लाई किए हैं। यहाँ हमें स्टेटस बार में दिखता है कि टोटल कितने कॉलम्स हैं और कितने रो है। टोटल 12 कॉलम है और 21। हाँ इसमें एक बार में कितना रो मैक्सिमम शो हो सकता है, 1000 मैक्सिमम कितना शो हो सकता है। तो इसका ये मतलब कभी नहीं निकालना है कि हम जो ट्रांसफॉर्म प्रोसेस करेंगे वो 1000 रिकॉर्ड पे होगा, नहीं, वो होगा सब पे, लेकिन यहाँ दिखेगा पावर क्वेरी विंडो के अंदर कितना, 1000। मान लीजिए कि हम 10,000 रिकॉर्ड कहीं से उठा के लाते हैं या 10 लाख रिकॉर्ड लाते हैं, तो पावर क्वेरी के अंदर आपको दिखेगा कितना, 1000। तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं निकालना है कि 1000 पे वो सारा चेंजेस अप्लाई हुआ, नहीं, वो होगा 10 सभी। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलें। तो मान लीजिए कि हम बोलते हैं कि नहीं मुझे कुछ खास ही चाहिए, सब का सब नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे इसके लिए, हम लोग फिल्टर करेंगे। अगर कोई भी चेंजेस किया आपने तो उसको अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, आप रिफ्रेश, एक एक ऑप्शन देखना शुरू करें। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं। शॉर्ट करने के लिए अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो क्या करेगा, शॉर्ट कर दिया, और इस पर क्लिक करेंगे तो क्या करेगा, ये भी शॉर्ट कर रहा है लेकिन डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो शॉर्टिंग के लिए कौन सा ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं हम, ये शॉर्ट वाला ऑप्शन, A to Z और Z to A। ये दो काम हो गया शॉर्टिंग का। अब यहाँ एक ऑप्शन होगा कीप रोज। क्या है, कीप रोज, यहाँ क्लिक कीजिए। तो हम क्या चाहते हैं, कीप टॉप रोज। क्या चाहते हैं, सिर्फ ऊपर के ही कुछ रोज को दिखलाओ। तो कीप टॉप रोज में जब जाएंगे आप, तो आपसे पूछेगा कि एक साथ कितने रिकॉर्ड्स को देखना है। तो मुझे टॉप 5 रिकॉर्ड्स को देखना है, तो हम क्या डाल सकते हैं, यहाँ पे 5 डालेंगे। और जैसे ही आप ओके करेंगे तो सिर्फ कितना रिकॉर्ड शो किया आपका, 5 ही रिकॉर्ड शो किया ना। मान लीजिए आपको टॉप 10 रिकॉर्ड्स देखना है। क्या देखना है, टॉप 10 रिकॉर्ड देखना है। तो क्या करेंगे, कीप रोज पे, और यहाँ पे 5 के जगह पे क्या डालेंगे हम लोग, और उसके बाद क्या कर देंगे, तो कितने रिकॉर्ड्स को दिखलाएगा, ये टॉप 10 रिकॉर्ड्स को दिखलाएगा। अब लेकिन मान लिया जाए कि मुझे बॉटम से 10 रिकॉर्ड को देखना है या बॉटम के 5 रिकॉर्ड को देखना है। होता है ना कि टॉप 5 परफॉर्मर, बॉटम 5 परफॉर्मर, तो उन केसेस की बात हो रही है। अब मुझे बॉटम से कुछ रिकॉर्ड्स चाहिए, बॉटम के 3 रिकॉर्ड चाहिए मुझे। तो हम क्या करेंगे यहाँ, 3, तो ये लास्ट के 3 रिकॉर्ड से दिखलाएगा, बॉटम के 3 रिकॉर्ड्स को दिखलाएगा। इसमें अगर करते हैं आप, तो रेंज आप बता सकते हैं कि कहाँ से कहाँ तक का रिकॉर्ड दिखलाओ। जैसे हम चाहते हैं कि 5 से 10 तक दिखलाओ, 5 से 10, तो यहाँ पे क्या डालेंगे, स्टार्टिंग 5 डालेंगे और नंबर ऑफ रोज क्या डालेंगे, क्या कह रहा है ये, टोटल तो 10 ही था। तो अभी क्या कर ले, यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, रिमूव करना है नहीं, ये सारे चीज़ क्या कर लेने का, हटा लेना है ना। ये जितने भी चेंजेस किए हैं आपको हटाना है, तो आप क्या करो, यहाँ पे
हटाते जाओ। शॉर्टेड रो वाला सही है, इसको रखना है, हाँ रखना है। अब आप वापस आइए, कीप रेंज वाला जो चीज़ नहीं हुआ था आप देखिएगा। अब हम क्या चाहते हैं कि एक E103 से लेकर के E107 तक दिखलाओ मुझे। तो फर्स्ट रो क्या डाल देंगे 5, फर्स्ट रो क्या डालेंगे 5, और कहाँ तक दिखलाओ 10 रो चाहिए ना, तो हम यहाँ क्या डालते हैं 10। अब देखो यही बोले थे ना, तो 5 से स्टार्ट करो और यहाँ तक के रो को दिखाओ। हाँ हाँ, अब इसको रखना है, नहीं है अप्लाई नहीं करना है, ये तो बस देखने के लिए था, हमने हटा दिया वापस। अच्छा, इसके अलावा और क्या कर सकते हैं आप? डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स को सिर्फ देख सकते हैं। सिर्फ किसे देख सकते हैं? डुप्लीकेट। कीप डुप्लीकेट को क्या कर दें, हटा दें? तो हटा सकते हैं वापस। अगर जिस रो में एरर है सिर्फ उसे दिखलाओ तो कीप एरर्स। तो कोई भी ऐसा रो नहीं है जिसमें एरर है, क्या किया जाए, इसको हटा देते हैं वापस से। अब आ जाते हैं रिमूव रोज। जब आप रिमूव रोज पे जाएंगे तो रिमूव टॉप रोज। अभी पूछेगा कितने, टॉप से कितने रो को हटा देना है, तो मैं बोलता हूँ कि टॉप से 3 रो को हटा दो। कितने को हटा दो? जिस तरीके से आप कीप किए थे ना उसी तरीके से रिमूव हुआ। कीप का मतलब दिखाना, रिमूव का मतलब हटा देना। जैसे ही नंबर ऑफ रोज 3 आपने डाल दिया तो क्या करेगा ये 1 2 1 2, अच्छा रिपीटेड है सब, है ना, तो 1 2 को हटाएगा, है ना। क्या किया जाए, यहाँ से हटा दिया। अगर फिर से चाहते हैं वापस आ जाए तो क्या करेंगे, यहाँ पे अप्लाइड स्टेप्स में आकर के इसको हटा देंगे। अगर आप चाहते हैं कि बॉटम से हटाएं या ऑल्टरनेट रो को हटा दें, डुप्लीकेट है ना जी, तो ऑल्टरनेट को हटा देंगे तो डुप्लीकेट नहीं हट जाएगा। वो पूछ रहा है फर्स्ट रो क्या होगा, तो बोलेंगे फर्स्ट रो होगा 1, नंबर ऑफ रोज टू रिमूव, नंबर ऑफ रोज टू, एक रो को रिमूव करना है। और कितने को रखना है, 1 को रखना है, 1 को रिमूव करना है, ऐसे। अब जैसे ही करेंगे हम, क्या किया, जो हमारे पास 20 रिकॉर्ड था घटा के क्या कर दिया, तो एक झटके में क्या कर दिया, ये कितना फ्लैक्सी है, सारे डुप्लीकेट्स को हटा दिया। या जिसको हटाना है अपने हिसाब से बता दो। ये चीज़ें आप एक्सेल में नहीं कर सकते। अगर लगता है कि नहीं फिर से पहले जैसा चाहिए, ढेर सारा दिखाना है, तो हटा देते हैं इसको। जो ये तीनों समझ में आया आप लोग को? आगे बढ़े। अब बढ़ते हैं स्प्लिट कॉलम, लेकिन स्प्लिट कॉलम बताने लायक कुछ है ही नहीं जी। देखते हैं, डेटा भी तो उस तरह का होना चाहिए। स्प्लिट कॉलम कब करते हो समझो, जैसे कि रहता है ना कि फुल नेम है, कहाँ पे, हाँ होगा ना, बिल्कुल होगा। आप चेंजेस कुछ करना चाह रही है ना, हाँ बिल्कुल, डिलीट ही तो किए थे मैम अभी। अब देखो एक ऑप्शन है क्या, स्प्लिट कॉलम। स्प्लिट कॉलम का यूज़ किया जाता है कि एक ही कॉलम में अगर मल्टीपल वैल्यू है तो इसको अलग अलग कॉलम में अगर रखना हो। जैसे कैसे फुल नेम है, तो फुल नेम में क्या आता है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, तो हम चाहते हैं फर्स्ट नेम अलग हो जाए, लास्ट नेम अलग हो जाए। तो क्या ऐसा किया जा सकता है? हाँ किया जा सकता है। एक काम करें, अभी ऐसा कोई डेटा नहीं है, लेकिन एक डेटा हम लोग बना सकते हैं, पता है क्या, डेट ऑफ ज्वाइनिंग से। डेट ऑफ ज्वाइनिंग में हमें ईयर निकाल लेना है अलग। क्या निकाल लेना है? ईयर अलग निकाल लेना है। मुझे डेट नहीं चाहिए। बेसिकली हम क्या पूछते हैं, अच्छा किस साल का ज्वाइनिंग होता है, ये थोड़े पूछते हैं कितनी तारीख को किए। तो हमें क्या चाहिए, डेट ऑफ ज्वाइनिंग ईयर चाहिए। और हमारे पास ज्वाइनिंग ईयर का कोई अलग से कॉलम नहीं है, तो क्या निकाल सकते हैं? हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या करना पड़ेगा? सलोनी को कुछ समझ में आ रहा है? नींद आ रहा है ना? नींद नहीं आएगा, बहुत अच्छी। डेट ऑफ ज्वाइनिंग, इसके लिए
जो स्टूडेंट मॉर्निंग में क्लास के लिए खुद से तैयार हो जाए उसके कभी भी मतलब क्लासरूम में सोने जैसा क्वेश्चन मार्क उसके ऊपर नहीं लगाया जा सकता। चल इसमें क्या करेंगे, स्प्लिट कॉलम पे आएंगे। अब इसके बाद क्या लेंगे, बाय नंबर ऑफ कैरेक्टर्स नहीं, बाय पोजीशन, बाय लोअर टू अपर केस, अलग अलग ऑप्शन है, लेकिन अपने लिए यहाँ पे क्या चूज करेंगे हम लोग, बाय डेलीमीटर। डेलीमीटर क्या होता है सबको पता। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ डेटा साइंटिस्ट को पता, तुम लोग को भी, बेसिक वाले को भी पता होना। डेलीमीटर मतलब सेपरेटर, जो सेपरेट करता हो अलग अलग वैल्यूज़ को। तो हम लोग यहाँ बाय डेलीमीटर चूज करेंगे तो ये पूछेगा कि कौन सा डेलीमीटर यूज हुआ है। तो देखो यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो हमने डाला है, जिसमें कि डेट, मंथ और ईयर डाला है, उसको हमने सेपरेट किससे किया है। तो यहाँ पे क्या लेंगे, इंटर डेलीमीटर क्या चूज कर लेंगे, कोलोन, कॉमा, इक्वल साइन, सेमी कॉलन, स्पेस, टैब, क्या लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ तो कुछ है नहीं। अब ये खुद होशियार है, समझ गया कि डैश की बात कर रहे हैं। अब हम किस डेलीमीटर की बात कर रहे हैं, आखिरी वाले की ना। तो आखिरी वाले के लिए क्या चूज करेंगे, राइट मोस्ट डेलीमीटर, या चाहते हैं कि हर अकरेंस के लिए जितनी बार आया है उसको अलग अलग कर दो। अगर हर बार अलग अलग कर दोगे तो तीन कॉलम बनाएगा, एक डेट के लिए, एक मंथ के लिए, एक ईयर के लिए। अगर सिर्फ ईयर को निकालना है तो लेंगे राइट मोस्ट डेलीमीटर। तो अभी चलो सब के लिए लेते हैं, बाद में वो भी दिखा लेंगे। अभी जो भी कर रहे हैं वो यहाँ रिकॉर्ड होते जा रहा है, ये भी समझ लीजिए। कोई कोटेशन कैरेक्टर नहीं यूज करना है तो क्या लेंगे, यहाँ पे नन कर लेंगे। अगर स्पेशल कुछ है या हो तो ले सकते हैं, नहीं लेना है इसको अनचेक कर देंगे। और उसके बाद क्या करते हैं, ओके। अब ये करेगा क्या, डेट को अलग, मंथ को अलग और ईयर को अलग कर देगा। बेसिकली जो आप करते थे एक्सेल में, किस नाम से याद है, एक्सेल में इसके लिए होता था एक ऑप्शन आपके पास, सी से तो नहीं था, टी से था, टेक्स्ट टू कॉलम। ओके कर देते हैं वापस। अब देखो इसमें क्या आ गया, डेट आया, मंथ आया और क्या आया साथ में, ईयर आया, है ना। डेट, मंथ और ईयर। स्प्लिट का फायदा समझ में आया। अब लेकिन ये क्या आ रहा है भाई, ये DOJ1 क्या होता है, DOJ2 क्या होता है, ये सब कुछ बात नहीं हुआ। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, डेट ऑफ ज्वाइनिंग होना चाहिए था, ये होना चाहिए था मंथ ऑफ ज्वाइनिंग, और ये होना चाहिए था ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, यही ना। तो इस केस में क्या करेंगे, हम कॉलम को रीनेम करें। तो कॉलम को रीनेम कैसे किया जाता है, इस पे गए हम, राइट क्लिक किया और क्या कर सकते हैं, देखो तो कहीं रीनेम दिख रहा है, क्या नाम बदल के कर दिया जाए, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, यही रहने दें क्या। लेकिन हाँ, इसको कैप्स लॉक ऑन करके लिख देते हैं। और इसमें क्या करेंगे, डबल क्लिक करो, बदल दो, सबसे आसान, मंथ ऑफ ज्वाइनिंग कर दिया जाए। और इसको कर देते हैं हम लोग ईयर ऑफ ज्वाइनिंग। क्या करेंगे, ईयर ऑफ ज्वाइनिंग। हो गया। तो समझना है इस बात को। तो हमने किसका यूज किया, अभी हमने किसका यूज कर लिया, उसको हमने अलग अलग पार्ट में क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। अब क्या ऐसा नहीं कर सकते कि इन तीनों को मिला करके एक नया कुछ बना दिया जाए, तो जस्ट इसका क्या हो जाएगा, ऑपोजिट। जैसे इसके लिए अगर हम प्रॉपर देखें केस, तो इसके लिए एक प्रॉपर केस ये बोलेंगे, Ctrl+Z, या इसको हम हटा देते हैं, ये वाला कंट्रोल के साथ किसको सेलेक्ट कर लेंगे, ये वाला और ये वाला। जैसे कि मान लीजिए फर्स्ट नेम है और लास्ट नेम है, दोनों को मिला करके क्या चाहिए मुझे, फुल नेम चाहिए। तो क्या ऐसा कर सकते हैं, स्प्लिट का मतलब तो क्या होता है, तोड़ना। स्प्लिट का मतलब क्या होता है, तोड़ना।
अब इसका जस्ट उल्टा क्या होगा, मर्ज कॉलम, इसका जस्ट उल्टा क्या होगा, तो देखिए कहीं मर्ज दिख रहा है क्या, ट्रांसफॉर्म पे जाओ ना, दिख जाएगा, एकदम दिखेगा। अब एक ही जगह पे खोजेंगे तो सब थोड़ी मिलेगा यहाँ आएंगे क्या ऑप्शन दिखेगा, कहाँ दिख रहा है बताओ, ये रहा, यहाँ आते हैं मर्ज कॉलम के ऊपर। अब ये पूछ रहा है सेपरेटर क्या यूज़ करना है, जब इन तीनों को मर्ज करके एक ही कॉलम मल्टीपल वैल्यू लाओगे तो सेपरेटर क्या रखना है, तो सेपरेटर कॉमा कोलोन क्या रखना है, कॉमा सेमीकोलन या स्पेस या क्या रखना है, टैब या कस्टम रखेंगे। हम क्या चाहते हैं, ये ऐसे वाला चाहते हैं, ये ले लें। और कॉलम का नाम क्या होगा, कॉलम का नाम होगा डेट ऑफ ज्वाइनिंग, क्या होगा, डेट ऑफ ज्वाइनिंग। ओके कर दें। तो ये सारा प्रोसेस क्या हो रहा है अभी, ETL प्रोसेस ही तो हो रहा है, क्या बोलते हैं इसको, ETL प्रोसेस। अब आप यहाँ आकर के देखो डेट ऑफ ज्वाइनिंग आ गया कि नहीं आ गया, बताइए। अब हमने जस्ट रिवर्स किया, पहले क्या था, डेट ऑफ ज्वाइनिंग अलग था, मंथ ऑफ ज्वाइनिंग अलग था, ईयर ऑफ ज्वाइनिंग अलग था। अब उन तीनों को मर्ज करके हमने क्या कर दिया, एक बना डाला, और ये है डेट ऑफ ज्वाइनिंग, उस पर सब कुछ आ गया। और इसी को हमने स्प्लिट भी किया था, अलग अलग भी निकाला था। तो चूंकि ले दे के एक ही कॉलम है, उसी पे सारा काम कर रहे हैं, नहीं तो रियल टाइम में अलग अलग तरह के डेटा पे अलग अलग ऑपरेशन करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट काम में हम लोग क्या सीखे अभी, कॉलम्स को मर्ज करना, फिर कॉलम को स्प्लिट करना, है ना। फिर हमने देखा रोज को फिल्टर करना, रोज को रिमूव करना, रो को शॉर्ट करना, है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब एक और इम्पॉर्टेंट काम है जो हम लोग को हमेशा करना पड़ेगा, वो क्या है, वो ये है आपका कि अगर हमें मान लिया जाए यहाँ EID दिख रहा है तब ना, अगर मान लीजिए EID के जगह कॉलम ऑन दिखे, जैसे कल के वीडियो में था, हम बताए भी थे, तो आप किसी रो को हटा भी सकते हैं और किसी रो को आप डिसाइड कर सकते हो कि आपके टेबल में यही हेडिंग होगा, नहीं। तो इसके लिए एक ऑप्शन क्या होता है, यूज फर्स्ट रो एज। अगर अभी हम क्या करेंगे, ध्यान से समझिए, हालांकि ये गड़बड़ है, लेकिन देखिएगा इसको ये क्या करेगा, हेडर समझ लेगा। क्या कर देते हैं अब, यूज फर्स्ट रो एज हेडर, क्लिक करें। कुछ समझ में आया, हालांकि इट्स नॉट मीनिंगफुल, बट इसका मतलब क्या है वो समझ गए। अब लगता है कि गलती से हमने कुछ गलत कर दिया, इसको रोल बैक करना है, तो क्या करेंगे यहाँ पे, बस हटा दीजिए यहाँ से जा करके। हटा है या नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं हटा है, अब हटा, अब सही हो गया। तो ये भी याद रखना है। यहाँ आप जाइएगा तो यूज फर्स्ट रो एज हेडर, यूज हेडर एज अ फर्स्ट रो। आप चाहते हैं कि ये जो भी हेडर है ना वो फर्स्ट रो बन जाए अपना, जस्ट उल्टा है ना। अब क्लिक किए तो ये जो EID नेम ये सब क्या हो गया, आपका पहला रिकॉर्ड हो गया। अगर ऐसा कुछ है तो इसको वापस क्या कर लेते हैं, यूज फर्स्ट रो एज हेडर। तो ये भी बड़ा काम का है, अक्सर हमें करना पड़ेगा, याद रखिए इस चीज़ को। आगे बढ़ें। अच्छा, इसमें से मेरे को क्या सारे कॉलम्स चाहिए, इसमें से क्या सारा कॉलम चाहिए, नहीं। अगर सारे कॉलम्स का डेटा देखेंगे तो हमको बहुत टाइम लग जाएगा। मैं चाह रहा हूँ कि एम्प्लॉय का ID देखूँ और एम्प्लॉय का ID देखूँ और उसका नेट सैलरी देखूँ और डेट ऑफ ज्वाइनिंग देखूँ, बस मेरे को इतना ही चाहिए। नेट सैलरी चाहिए, ID चाहिए और डेट ऑफ ज्वाइनिंग चाहिए। तो क्या ऐसा कर सकते हैं, तो जैसे रो को हमने फिल्टर किया था ना, वैसे आप कॉलम को भी फिल्टर कर सकते हैं।
आप देख लीजिए, जैसे यहाँ पे रो के लिए ऑप्शन था, उसी तरीके से यहाँ पे क्या है, मैनेज कॉलम्स का एक है टूल बॉक्स, तो उसके अंदर जाइए आप, चूज कॉलम्स, और यहाँ पे क्या करेंगे, चूज कॉलम्स पे चले जाइए। अब आपके पास इतना सारा कॉलम है, हम इसमें से जो कॉलम चाहते हैं, जैसे हम ई आई डी चाहते हैं, ई नेम चाहते हैं, डेट ऑफ ज्वाइनिंग चाहते हैं, और इसकी क्या चाहते हैं, नेट सैलरी चाहते हैं, और चाहते हैं किस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है। तो देखो बाकी सारा कॉलम हट गया, सिर्फ वही कॉलम बचा जो हमने सेलेक्ट किया। तो बड़े से डेटा सोर्स पे जब काम कर रहे होंगे तो वहाँ कम से कम 100 150 कॉलम होगा, लेकिन सारे कॉलम्स से हमें इंसाइट नहीं निकालने की ज़रूरत पड़ती है। तो जिससे हमें कुछ इंसाइट फाइंड आउट करना है या कुछ हमें उसमें ट्रांसफॉर्मेशन करना है, तो सिर्फ उसी कॉलम को भी देखेंगे। अब बाद में लगता है कि सारे के सारे कॉलम चाहिए, तो आप कर सकते हैं गो टू कॉलम से आप किसी भी कॉलम पे मूव कर सकते हैं। अभी आप ईआईडी पे हैं, डेट ऑफ ज्वाइनिंग पे जाना चाह रहे हैं, सेलेक्ट कर लीजिए, आपका ये कॉलम क्या हो गया, सेलेक्ट हो गया। ये थोड़ा आलसी वाला बात है, यहाँ भी क्लिक करेंगे तो वही चीज़ हो जाएगा, और उतना कौन करता है कि यहाँ से जाएंगे गो टू कॉलम। ये चूज कॉलम तक सही था कि क्या रखना है क्या नहीं रखना है। सेलेक्ट ऑल कर लेते हैं तो सारा का सारा कॉलम फिर शो हो जाएगा। तो ये भी समझ में आया होगा आप लोगों को कि नहीं। रो को मैनेज कर सकते हैं, कॉलम को मैनेज कर सकते हैं, रिकॉर्ड को शॉर्ट कर सकते हैं, कॉलम को स्प्लिट कर सकते हैं, और कॉलम को मर्ज करना होगा तो मर्ज कॉलम्स पे जाइएगा। फिर ये वाला ऑप्शन बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होंगे एज अ फर्स्ट रो, और एज अ हेडर एज अ फर्स्ट रो, और फर्स्ट रो एज अ हेडर, इन दोनों ऑप्शंस को। गड़बड़ हो गया फिर तो फिर क्या कर दिया जाए, इसको कुछ भी गलती हो रही है तो तुरंत उसको आप रिवर्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ें। अब अगर आप डेटा टाइप बदलना चाहें तो भी बदल सकते हैं। डेटा टाइप बदलने के लिए आप यहाँ डबल क्लिक करके यहाँ से भी बदल सकते हैं, या फिर डेटा टाइप बदलना है तो यहाँ से बदल सकते हैं। अब इसका डेटा टाइप क्या है, अभी डेटा टाइप टेक्स्ट है। अगर हम चाहें कि इसका डेटा टाइप कुछ और कर देना है, जैसे हम डेसिमल नंबर कर दिया तो एरर आने लगा कि नहीं आने लगा। अब वापस क्या कर देते हैं हम, डेटा टाइप क्या करेंगे यहाँ पे, कहीं टेक्स्ट दिख रहा है आपको, रिप्लेस आ गया, सही हो गया। तो इस तरीके से आप डेटा टाइप बदल सकते हैं। अब जैसे इसका डेटा टाइप क्या है, टेक्स्ट है क्या, नहीं, डेट है। तो अगर आप देखना चाह रहे हैं तो यहाँ क्लिक कीजिए, अभी क्या दिखा रहा है इसका डेटा टाइप। तो किसी का डेटा टाइप आप यहाँ से देख भी सकते हैं और बदल भी सकते हैं। हाँ हाँ, हमने वहाँ से स्लैश डाला था, ये डैश दिया, बाद में चेंज होगा। देखेंगे, हो सकता है कि कुछ हम इस पे उसके बाद भी अप्लाई किए होंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट अगर ऑप्शन देखा जाए तो ये इसका ज़रूरत कब करेंगे, जब हम बार बार लोड करेंगे, सोर्स में जाके कोई चेंजेस करेंगे तो उसे हमें रिफ़्रेश करना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन अगर इम्पॉर्टेंट देखा जाए तो वो होता है आपका क्या, ग्रुप बाय। अब ये क्या करता है, ग्रुप रोज इन दिस टेबल बेस्ड ऑन द वैल्यू इन द करेंटली सेलेक्टेड कॉलम। तो इस टाइप का कुछ डेटा नहीं है हमारे पास। आइए मैनेज में क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से रिकॉर्ड्स को क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, डुप्लिकेट कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए आप डिलीट करते हैं तो डिलीट क्वेरी ये चलेगा, और ये क्या करेगा, आर यू श्योर वांट टू डिलीट P1, मतलब ये इसको डिलीट कर देगा। क्या करना है इसको, बोलेंगे नहीं करना। यहाँ से आप मैनेज कर सकते हैं टेबल को। अगर चाहें कि इसका एक डुप्लीकेट टेबल बनाना है तो क्या करेंगे, आप डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे तो देखिएगा उसी टेबल का क्या किया, ये डुप्लीकेट बना दिया। अब इस डुप्लीकेट को नहीं रखना है मेरे को, तो क्या करेंगे हम, अब आप डिलीट वाले को परफॉर्म कीजिए। अच्छा, डुप्लीकेट पे ही क्लिक हो गया,
अच्छा अच्छा, किस पे करना है? डिलीट पे क्लिक करेंगे, पूछेगा यस तो क्या कर देंगे? उसी तरीके से इसको भी डिलीट करना है तो वापस क्या कीजिएगा? डिलीट पे क्लिक करना है, यस, और इस पे भी जाइए और क्या कर दीजिए? डिलीट पे क्लिक कर दीजिए, इसको भी हटा दीजिए। तो पावर क्वेरी के विंडो में जितने भी ऑप्शन है सारे ऑप्शंस को हमें एक बार देखना पड़ेगा पूरा का पूरा, तब जाकर के हम पूरी तरीके से पावर क्वेरी का यूज़ कर सकते हैं ईटीएल प्रोसेस के लिए। नहीं, अब इसके बाद आप यहाँ से क्या कर सकते हैं? वही रिफ्रेश की बात, रिफ्रेश ऑल या रिफ्रेश प्रीव्यू। यहाँ प्रॉपर्टीज़ में जाकर के आप क्या कर सकते हैं? इसके बारे में लिख सकते हैं कि टेबल का नाम क्या है। टेबल का नाम गूगल P1 है, हम चाहते हैं कि नहीं, एम्प्लॉय होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एम्प्लॉय होना चाहिए। तो यहाँ हम क्या डाल सकते हैं? हम डाल सकते हैं डेटा सेट ऑफ आवर एम्प्लॉय। अब इस तरह की चीज़ें आप अप्लाई कर सकते हैं। नाम बदल गया, इसके लिए किसका इस्तेमाल किया आपने? प्रॉपर्टीज का। अगर आप एडिटर अगर एडवांस चाहिए तो एक एडवांस एडिटर खोल देगा जिसमें जाकर के आप क्या कर सकते हैं? जिस तरीके से VBA का कोड लिखते थे ना, आप जो भी काम किए हैं इंटरनली तो सब कुछ कोड ही होता है। तो इस पावर BI ने खुद से कुछ कोड लिखा है। अगर आप वो कोड देखना चाहते हैं कि क्या लिखा है तो आप एडवांस एडिटर में जाकर के देख सकते हैं, बदल सकते हैं। तो अभी हमने यहाँ से लेकर के कहाँ तक का ऑप्शंस देखा? यहाँ तक के ऑप्शंस को देखा, ट्रांसफॉर्म तक का देखा हमने। क्या तो आज के लिए इतना ही रखने दिया जाए? इन लोगों को भी बाकी कुछ बताना पड़ेगा अभी, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।